गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हमने अध्ययन किया था ऑक्सीकरण अवस्थाओं का। ठीक है, इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है लैंथेनाइडों के चुंबकीय गुण। चुंबकीय गुण, चुंबकीय, ये लैंथेनाइडों का बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है। ऑक्सीकरण अवस्था और चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण में से क्वेश्चन आने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगा रहा है तो वह एक चुंबक की भांति कार्य करता है, और इलेक्ट्रॉन दो प्रकार की गतियां करता है, एक तो चक्रण गति, दूसरा कक्षीय गति। चक्रण गति और कक्षीय गति हम पहले डिस्कस कर चुके हैं डी ब्लॉक में। कक्षीय गति के द्वारा जो उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण है वो उदासीन कर दिया जाता है। जो लिगेंड हैं, जो धातु से लिगेंड जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा। इसलिए पाया गया कि जो चुंबकीय आघूर्ण होता है वो किसकी वजह से होता है? चक्रण गति के कारण, यानी चक्रण आघूर्ण, यानी चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसके कारण होता है। और जो कक्षीय गति के कारण चुंबकीय आघूर्ण है वो लिगेंडों द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। उनकी इलेक्ट्रॉनिक इंटरेक्शन है, उनके द्वारा उदासीन होता है। लेकिन जब चक्रण गति के द्वारा, यानी चक्रण भी कब, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उतना ही चुंबकीय या चक्रण आघूर्ण ज्यादा होगा। और जब चक्रण गति को ही हम परिकलित करते हैं तो हमें पता है चक्रण गति के लिए सूत्र क्या होता है? n+2 का रूट। अब देखा गया कि यह सूत्र डी ब्लॉक के तत्वों के लिए तो सही आता है, यानी परिकलित चुंबकीय आघूर्ण के मान है और प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के मान लगभग समान आते हैं। मैंने क्या कहा? इस सूत्र से जो चुंबकीय आघूर्ण के मान होते हैं, एक तो परिकलित हैं जो कोई फॉर्मूला की हेल्प से निकाले जाते हैं, एक होते हैं प्रायोगिक, जैसे गोय विधि द्वारा। गोय विधि पढ़ी थी हमने डी ब्लॉक में। गोय विधि द्वारा उनसे देखा गया कि डी ब्लॉक के तत्वों के लिए, यानी संक्रमण तत्वों के लिए यह सूत्र सही बैठता है। परिकलित चुंबकीय आघूर्णों के मान और प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्णों के मान लगभग समान आते हैं। लेकिन देखा गया डी ब्लॉक के तत्वों के लिए ये दोनों मान, यानी प्रायोगिक रूप से और परिकलित रूप से अलग अलग आते हैं। किसके लिए? एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए, जिन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमण तत्व। क्या कहा जाता है? अंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। इनके लिए यह सूत्र मान्य नहीं है। अब किससे? कि अंतर संक्रमण तत्वों के लिए कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते। जब उपेक्षित नहीं कर सकते तो म्यू, ये होता है एस, और इसकी वजह से क्या होता है? म्यू एल। तो म्यू एस प्लस एल क्या होता है? 4s s+1 प्लस l+1। ये फॉर्मूला होता है, यानी ना तो कक्षीय गति को उपेक्षित किया जाए ना ही चक्रण गति को उपेक्षित किया जाए, तो एक सूत्र दिया जाता है 4s s+1 प्लस l+1। इस सूत्र की मदद से, इस फॉर्मूले की हेल्प से चुंबकीय आघूर्ण का मान ज्ञात किया जाता है। यहां s क्या है? यहां लिख रहा हूं s परिणामी। यहां ध्यान देना s क्या है? कैपिटल है। s को कैपिटल बनाना है ना। हम देख नहीं सकते कि वे s स्मॉल है या कैपिटल है, तो ध्यान रखना s क्या है? कैपिटल है। क्लियर? तो s क्या है? s है परिणामी
चक्रण क्वांटम संख्या। और कैपिटल एल क्या है? परिणामी कक्षीय या कक्षीय क्वांटम संख्या। परिणामी कक्षीय क्वांटम संख्या। इसे देखो, क्वांटम संख्या 4 प्रकार की होती है। इसे ही परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहते हैं। सही वर्ड क्या है? कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या। अब सारी चीजें हमें पता है। अब इस सूत्र की मदद से हमने चुंबकीय आघूर्ण के मान ज्ञात किए, तो पता चला जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं इस सूत्र से भी सही नहीं आते। ऐसा क्या हुआ कि इस सूत्र से भी चुंबकीय आघूर्ण के मान सही नहीं आए? इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, मुख्य बिंदु, जिनकी मदद से पता लगा कि इनके चुंबकीय आघूर्णों के मान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। देखो, इसकी मदद से चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाले, सही नहीं आए। और यहां चुंबकीय आघूर्ण और कक्षीय संवेग आघूर्ण दोनों को मिलाया, यानी कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों को मिक्स करके हमने चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाले, तब भी यह मान सही नहीं आए। तो मैं आपको बता दूं, देखो, गैडोलियम 3+, पहला पॉइंट क्या? गैडोलियम 3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? F7। क्या होता है? F7 और F7 निकाल सकते हैं। देखो, गैडोलियम का क्या होता है? 4F7 है। इसमें कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं? इसमें 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हैं। लेकिन इसके बावजूद, यानी इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 7 हैं, इसके बावजूद इसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिकतम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। यानी उच्चतम होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। समेरियम 3+, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4F5। क्या होता है? 4F5। यहां अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या है? 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहां कितने? 7। यहां 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद यहां इसका समेरियम का चुंबकीय आघूर्ण न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम होता है। तीसरा, डिस्प्रोसियम 3+ और होल्मियम 3+। होल्मियम का जो विन्यास है वो होता है 4F10, इसका होता है 4F9। यहां ध्यान से देखो, 4F9 है, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। देखो 7, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 9 है तो 9 को फिल करूंगा, 1 2, कितने अयुग्मित रह गए? 5। तो 5 अयुग्मित है। इसके बावजूद इसके जो चुंबकीय आघूर्ण के मान है उच्च होते हैं। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। होल्मियम 3+ के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसके मान भी, यानी डिस्प्रोसियम 3+ और होल्मियम 3+, इन दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के मान क्या हैं? क्रमशः 5 व 4 हैं, और इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान उच्चतम होते हैं। वजह क्या है कि इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान उच्चतम है? एक वैज्ञानिक आए थे, रूजल सॉन्डर्स या रसेल सॉन्डर्स। उसने कहा
कि इसका कारण यह है कि क्वांटम संख्याएं तो 4 ही हैं, लेकिन जो एल क्वांटम संख्या है कौन सी, देखो परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या, यानी परिणामी कक्षीय संवेग और जो एस है परिणामी चक्र क्वांटम, यानी ये दोनों क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं, ये कपलिंग कर जाते हैं। क्या कपलिंग मतलब युग्मन कर जाते हैं, जिसे हम कहते हैं एलएस युग्मन। क्या कहते हैं, एलएस युग्मन, और एक नई प्रकार की क्वांटम संख्या देते हैं। ये दोनों क्वांटम संख्याएं एक नई प्रकार की क्वांटम संख्याएं देती है। ये क्वांटम संख्या क्या होती है, न्यू क्वांटम संख्या। न्यू क्वांटम संख्या, इस क्वांटम संख्या को जे कहा जाता है, जे से प्रदर्शित किया जाता है। अब जे को जब इंक्लूड करते हैं, उसकी मदद से जब चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाले जाते हैं तो मान सही आते हैं। और रसल सॉन्डर्स ने चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए, किसके लिए, एफ ब्लॉक के तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए एक नया सूत्र दिया, एक फॉर्मूला दिया, जिसे रसल सॉन्डर्स सूत्र भी, या इसे एलएस कपलिंग को रसल सॉन्डर्स नियम भी कहते हैं। अब वो सूत्र क्या था, वो सूत्र था 3/2 प्लस एस प्लस 1, ये कैपिटल एस है। अब मैं बताऊंगा कि ये कैसे निकालेंगे, पहले थोड़ा सा लिखेंगे, उसके बाद समझेंगे एस कैसे निकालना है, एल कैसे, परिणामी चक्र क्वांटम संख्या कैसे निकालनी है, और परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या कैसे निकालनी है। तो एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2j, या फिर इधर लिखता हूं, स्पेस नहीं बचेगा, स्पेस कम है, यहां से इरेज कर रहा हूं, यहां से म्यू क्या है, 3/2 प्लस एस प्लस 1 माइनस एल प्लस 1 अपॉन 2j प्लस 1 जे प्लस 1 का अंडर रूट। ये एक सूत्र है जिसकी मदद से चुंबकीय आघूर्ण के मान निकाले जाते हैं, और वे इस सूत्र की मदद से परिकलित चुंबकीय आघूर्णों के मान प्रायोगिक चुंबकीय आघूर्ण के लगभग इक्वल आते हैं, या मैं कहता हूं इक्वल है, इक्वल आते हैं, समान आते हैं। इट मींस इस सूत्र से चुंबकीय आघूर्ण मान सही आते हैं। तो इसके बारे में पहले थोड़ा सा लिखेंगे, फिर बात करेंगे इस सूत्र की, जे कैसे कैलकुलेट करना है, एल कैसे निकालना है, एस कैसे निकालना है। क्लियर? पहले थोड़ा सा लिखो, पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय गुण, इसमें लिखना पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण के मान, पदार्थों के चुंबकीय आघूर्ण के मान, पदार्थ के चुंबकीय आघूर्ण के मान इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं, कक्षीय एवं चक्रण गति के कारण उत्पन्न होते हैं। इनमें से कक्षीय गति द्वारा, इनमें से कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को, कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण के मान को शून्य मान लेते हैं, शून्य मान
ये मान लेते हैं। क्योंकि कक्षीय गति से उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण उसके चारों तरफ विद्यमान इलेक्ट्रॉनों द्वारा विद्यमान लिगेंडों द्वारा, इलेक्ट्रॉनों नहीं, उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। उसके चारों तरफ विद्यमान लिगेंडों द्वारा उदासीन कर दिया जाता है। अतः केवल चक्रण गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण ही पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। पदार्थ का कुल चुंबकीय आघूर्ण होता है। इसलिए केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की सहायता से निम्न सूत्र द्वारा पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कर सकते हैं। सूत्र लिखना म्यू एस, या म्यू लिख लेना। एस से पता चलता है स्पिन, यानी चक्रण गति के कारण जो चुंबकीय आघूर्ण सिर्फ हो, तो म्यू एस इक्वल टू एन प्लस 2, ये सूत्र लिख लेना नीचे। म्यू एस इक्वल टू एन प्लस 2, एन प्लस 2। नेक्स्ट लाइन में संक्रमण तत्वों के लिए उपर्युक्त सूत्र के आधार पर परिकलित चुंबकीय आघूर्णों के मान परिकलित चुंबकीय आघूर्णों के मान प्रायोगिक मानों से काफी समानता रखते हैं। लेकिन अंतर संक्रमण तत्वों के लिए चुंबकीय आघूर्णों के परिकलित एवं प्रायोगिक
प्रैक्टिकलित एवं प्रायोगिक मानों में काफी अंतर होता है, काफी अंतर होता है। अब ये पॉइंट ले लेंगे, मैं बोलूंगा 1 बाय 1, ठीक है। लिखो, अभी 1 पॉइंट नहीं, एक लाइन लिखो। इसके प्रमुख बिंदु निम्न हैं, इसके प्रमुख बिंदु निम्न है। आई थिंक कोई जलने की खुशबू आ रही है, वेट ए मिनट। इसके प्रमुख बिंदु निम्न है। पहला लिखो, पहला लिखो, पॉइंट नंबर फर्स्ट, F7 विन्यास वाले, F7 विन्यास वाले गैडोलियम 3+ GD3+, F7 विन्यास वाले गैडोलियम 3+ के पास, गैडोलियम 3+ F7 विन्यास वाले गैडोलियम 3+ के पास अधिकतम 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अधिकतम 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 7 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। परंतु चुंबकीय आघूर्ण का मान, परंतु चुंबकीय आघूर्ण का मान अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है, उच्चतम अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है, अपेक्षा के अनुरूप उच्चतम नहीं है। दूसरा पॉइंट, F5 विन्यास वाले, F5 विन्यास वाले समैरियम 3+ SM3+, F5 विन्यास वाले SM3+ के पास, F5 विन्यास वाले SM3+ के पास 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। फिर भी चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है, चुंबकीय आघूर्ण का मान न्यूनतम होता है। पॉइंट नंबर 3, F9 विन्यास वाले, F9 विन्यास वाले Dy3+, डिस्प्रोसियम 3+, F9 विन्यास वाले Dy3+ तथा F10 विन्यास वाले होलियम 3+, HO3+, F10 विन्यास वाले होलियम 3+, के पास क्रमशः विन्यास वाले होलियम 3+ के पास क्रमशः 5 व
क्रमशः 5 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, क्रमशः 5 व 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, फिर भी इनके चुंबकीय आघूर्णों के मान, फिर भी इनके चुंबकीय आघूर्णों के मान अधिकतम होते हैं। चुंबकीय आघूर्णों के मान अधिकतम होते हैं। चुंबकीय आघूर्णों के मान अधिकतम होते हैं। क्लियर? इसमें एक पॉइंट और है, पर थोड़ा सा समझो उस पॉइंट को। क्या है देखो, मैंने नहीं बताया कि मैं थोड़ा सा चीजें आसान हो जाए, सिर्फ वजह यही थी, है ना। तो देख लो थोड़ा सा, है ना। थोड़ा सा यहां से इरेज कर रहा हूं मैं, इधर से कर देता हूं। ये सारे पॉइंट हो गए हैं। यदि चुंबकीय आघूर्णों के मान, यहां मैं लूं म्यू, यानी चुंबकीय आघूर्ण, यहां तत्व हो, मेरे पास क्या हो, तत्व हो। चुंबकीय आघूर्णों के लिए जब ग्राफ खींचा जाए, तो वो है ग्राफ, देखो इस फॉर्मूले से, जैसे देखो जैसा आयन होगा, है ना, वैसे ही उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे सीरियम की बात कर रहे हैं, सीरियम 3+ के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1, है ना। प्रोसोडायमियम 3+ के पास 2, और नियोडायमियम के पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाती है, और कब तक? dy3+ तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अभी देखे थे कितने होते हैं? 7। और 7 के बाद जे क्या आता है, देखो होल्मियम आता है। होल्मियम 3+ में 1 मिनट कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 6। 1 मिनट, 6 क्यों? 5। एक मिनट। गैडोलियम के पास है 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। गैडोलियम 3+ के पास होते हैं 7, और टर्बियम के पास 3+ के पास 6, और ऐसे घटता जाता है, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगातार घटती जाती है। यदि हम ग्राफ प्लॉट करने जाएं, यानी पहले अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा होगा कि चुंबकीय आघूर्ण के मान भी बढ़ रहे होंगे। चुंबकीय आघूर्ण के मान भी बढ़ रहे होंगे। तो जो हमारा ग्राफ है वो ऐसा होगा, देखो ऐसा होगा। लेकिन ऐसा देखा गया कि जो चुंबकीय आघूर्ण के मान हैं वो ऐसे होते हैं, यानी जो यहां स्ट्रक्चर बन रही है, यानी 2 इसमें ऊंचाई है, देखो ये 2 पीक्स हैं, तो ऐसे ग्राफ को क्या कहा जाता है? द्विनोडीय। तो पूछा गया कि द्विनोडीय ग्राफ बन रहा है, इसकी वजह क्या है? जो पहले कारण लिखे हैं, प्रमुख बिंदु जो उनके लिए कारण है, वही इस द्विनोडीय ग्राफ के बनने की कारण होंगे। ठीक है, वही इसके कारण होंगे द्विनोडीय ग्राफ के। ठीक है, तो आगे लिखना किसके बारे में बात करेंगे? इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि हम किसको? कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते, तो ये सूत्र लिखा जा सकता है। और इसके बाद में लिखेंगे यह सूत्र भी प्रायोगिक मान, जो परिकलित मान है, वो प्रायोगिक मानों से क्या आते हैं? अलग आते हैं, इस सूत्र से ही। ठीक है, तो लिखो अंतर संक्रमण तत्वों में हम इलेक्ट्रॉनों की
इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते। कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते, रीजन बता सकते हैं। क्योंकि देखो रीजन भी है, ऐसी कोई बात नहीं। उपेक्षित क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि 4f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, किसके लिए? लैंथेनाइड तत्वों के लिए। यदि इसकी बात करें 5f में जा रहे हैं, ठीक है। तो 4f और 5f के बाहर क्या है? ये क्या n-2f है। इसके पास क्या होगा? n-1d बाहर होगा, और इसके बाहर क्या है? ns है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, यानी काफी गहराई में स्थित है। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर लिगेंडों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिगेंडों का क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो लिगेंडों का अपना चुंबकीय आघूर्ण होता है। ये कक्षीय गति द्वारा चुंबकीय आघूर्णों को क्या कर रहे थे? उदासीन कर रहे थे। जो मैं इंटरेक्शन की बात कर रहा था वो यही इंटरेक्शन है। इनका अपना चुंबकीय आघूर्ण का एक दूसरे को लगभग क्या कर देते हैं? संतुलित कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं, ठीक है। और चुंबकीय आघूर्ण किसकी वजह से होता है? अब दोनों की वजह से हो रहा। अब इसकी मदद से जब चुंबकीय आघूर्ण निकले वो भी सही नहीं आए, ठीक है। तो लिखो अंतर संक्रमण तत्वों में हम इलेक्ट्रॉनों की कक्षीय गति को उपेक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफी गहराई में स्थित होते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन काफी गहराई में स्थित होते हैं, और n-1d, ns, np तो बात नहीं छोड़ देंगे तो कोई प्रॉब्लम। n-1d व ns कक्षकों से ढके होते हैं, काफी गहराई में स्थित होते हैं, और n-1d व ns कक्षकों से ढके रहते हैं। इसलिए हमें इलेक्ट्रॉनों की चक्रण गति के साथ साथ कक्षीय गति द्वारा उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण को भी ध्यान में रखना होगा। चुंबकीय आघूर्ण को भी μs+l ये लिखेंगे, और s का मतलब क्या है? परिणामी चक्रण क्वांटम संख्या, और l का मतलब क्या? परिणामी कक्षीय संवेग क्वांटम संख्या, ठीक है। ये लिख लेना फॉर्मूला, और इससे आगे की बात नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में।